सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को आकांक्षा सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। तो कैसा हाल है? मंजरी, हाल हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन थोड़े सर्द सर्द से हाल हो चुके हैं आजकल क्योंकि मौसम बदल रहा है। हाँ, ये जो संक्रमण काल है, मतलब जो एक मौसम बीत रहा है और दूसरा आ रहा है, तो थोड़ी ऊंच नीच चलती रहती है। लेकिन फिर भी हम बता दें अपने श्रोताओं को, सखियों को, कि आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत की वीरांगना कोयली के बारे में। बिल्कुल, और बात करेंगे श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस है आज, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही धारावाहिक नेत्री के अंतर्गत आज हम सुनेंगे प्रयागराज उत्तर प्रदेश की सांसद रीता बहुगुणा जोशी से शाइना एनसी की बातचीत। और बात करेंगे आग लगने पर कुआं खोदना, यानी इस मुहावरे के ऊपर हम बात करेंगे। और जो हमारे श्रोता हैं, सखियां हैं, सखा हैं, वो हमें कमेंट्स के द्वारा हमें बताएंगे कि भाई वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, है ना? बिल्कुल बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या आप इस परिस्थिति से कभी गुजरे हैं कि अचानक ही कोई मुसीबत आई और आपको कुछ जुगाड़ करना पड़ा? हाँ, बिल्कुल, ये बात तो सही है कि इस पे बहुत सारे कमेंट्स लिख सकते हैं, सब सोच सकते हैं, है ना? तो आज हम बात कर रहे हैं वीरांगना के बारे में। तो पहले वीरांगना के बारे में बात करें या गीत सुने? बातचीत शुरू करने से पहले गीत सुन लेते हैं। जाते हो कहाँ, प्यारा प्यारा है समा, सैया जाते हो कहाँ। लिपट गई तेरी भाव की नजरिया में तेरे कुर्बान, प्यारा प्यारा है समा, सैया जाते हो कहाँ। अखियों से झांकती है मस्ती शराब की, मुखड़े पे हल्की हल्की लाली गुलाब की, अखियों से झांकती है मस्ती शराब की। झूमती बहारें लाई हंसती सबाब की, कहिए कि कहिए क्या है मर्ज़ी जनाब की। झूमती बहारें लाई हंसती सबाब की, कहिए कि कहिए क्या है मर्ज़ी जनाब की। आँख शराबी गाल गुलाबी होठों पर मुस्कान, प्यारा प्यारा है समा, सैया जाते हो कहाँ। लिपट गई तेरे पाँव की नजरिया में तेरे कुर्बान, प्यारा प्यारा है समा, सैया जाते हो कहाँ। मोहब्बत वाला अखियों में डाल के आई हो कहाँ से लेके नखरे कमाल के, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में डाल के आई हो कहाँ से लेके नखरे कमाल के। प्यार का खजाना हूँ मैं रखना संभाल के, चोर कोई ले ना जाए धोखे में डाल के। प्यार का खजाना हूँ मैं रखना संभाल के, चोर कोई ले ना जाए धोखे
जाते हो कहाँ? लिपट गई तेरी बाकी नजरिया मैं तेरे कुर्बान, प्यारा प्यारा है समा, सैया जाते हो कहाँ? तो आकांक्षा, जी। आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वे हैं रानी वेलु नचियार की सेनापति, अंगरक्षक और उनकी खास सहेली। कुइली रानी वेलु नचियार तमिलनाडु की शिवगंगा की रानी थी। वे जो रानी वेलु नचियार थी वो तमिलनाडु के शिवगंगा की रानी थी और वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने वाली पहली भारतीय महिला थी और उनके साथ उनकी वफादार साथी कुइली थी, जिससे वे जो चाहती थी वो कर सकती थी। यानी उनके साथ वो बहुत सारे ऐसे साहसी कार्य उन्होंने किए। जी, कुइली का बचपन तमिलनाडु के शिवगंगा के एक गांव में हुआ था। उनका बचपन वहां बीता। उनके पिता पेरिये मुदन और माँ रक्कू जो थी वो एक किसान थे और अरुंधतियार से वे ताल्लुक रखते थे, जो तमिलनाडु की एक जाति है। कुइली की माँ बेहद साहसी और ताकतवर महिला थी और पूरा गांव उन्हें जानता था। कुइली का जन्म हुआ और उसके कुछ समय बाद की ये घटना है कि उनके खेत में एक सांड आ गया। पागल सांड था वो। तो उससे लड़ते हुए उनकी जो माँ थी रक्कू, उनका देहांत हो गया। और अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद कुइली के जो पिता थे वो बहुत दुखी हो गए। वे अपना घर छोड़कर बेटी को लेकर शिवगंगा की राजधानी में आ गए। यहाँ रानी वेलु नचियार का शासन था। अपने गुजारे के लिए उन्होंने जूते बनाने का काम शुरू किया और वे अपनी नन्ही सी बिटिया कुइली को माँ की वीरता की कहानी सुनाया करते थे। पेरिये मुदन समय गुजरने के साथ वे अपने काम और अपने हुनर के द्वारा वो दरबार में जुड़ गए। अब वे रानी के लिए भी जूते बनाया करते थे और इसी तरह कुइली रोज महल में आने जाने लगी, रानी से मिलती और रानी से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। और बड़े होते होते कुइली ने अस्त्र शस्त्र चलाना भी सीख लिया। वे अपनी माँ की तरह ही साहसी थी। युद्ध कलाओं में महारत हासिल कर ली उन्होंने और अब वो रानी के सबसे निकट रहने लग गई थी। एक रात जब रानी गहरी नींद में थी तो एक हत्यारा महल के शयन कक्ष में घुस आ गया और उसने रानी पर वार करना चाहा। वहीं सोई कुइली आहट से जाग गई और उन्होंने बिना समय गवाए उस हत्यारे से वो भिड़ गई और उसे चित्त कर दिया। रानी की जान बचाते हुए वे घायल भी हो गईं और जब रानी जगी तो उन्हें ये सब पता चला। उन्होंने अपनी साड़ी फाड़कर कुइली की मरहम पट्टी की। ऐसे ही एक बार कुइली को पता चला कि उसके अपने गुरु ही रानी को मारने की साजिश रच रहे हैं। तब उसने अपने गुरु को मारकर रानी को बचाया। रानी वेलु उससे अत्यंत प्रभावित हुई और उन्होंने कुइली को अपना खास संरक्षक घोषित कर दिया। अब उनकी निकटता की खबर ब्रिटिश शासकों तक जा पहुंची और वे चाहते थे कि रानी पर हमला और शिवगंगा की राजधानी पर कब्जा करने में कुइली उनकी सहायता करे। कुइली टस से मस नहीं हुई, ना उनकी धमकियों से और ना लालच से। और इसके बाद ब्रिटिशों ने जो शिवगंगा के लोगों को सताना शुरू कर दिया, काफी उत्पात मचा दिया। शायद कुइली अपने लोगों की दशा देखकर उनसे हाथ मिला ले, उन लोगों ने ऐसा सोचा। इधर रानी वेलु ने ये सब जानकर कुइली को अपनी सेना जो थी महिला पलटन का सेनापति बना दिया, जिससे वो ब्रिटिश सेना से लड़ सकें। कुइली के साहस और शौर्य को देखकर उनकी सेना में उसे वीर तलपति यानी कि वीर नेता और वीर मंगई यानी कि वीरांगना जैसे नामों से जाना जाने लगा। और 18वीं सदी के दूसरे भाग में रानी वेलु ने मैसूर के टीपू सुल्तान, उनके पिता हैदर अली और शिवगंगा के मरूद पांडियर भाइयों के साथ ब्रिटिश शासकों के खिलाफ जंग छेड़ दी। कुइली और उसके पिता भी उनके साथ थे। अंग्रेजों से किले पर जो नियंत्रण हो रहा था उससे मुक्त वो करवाना चाहते थे। अंग्रेज किले में किसी को आने नहीं देते थे। साल में सिर्फ नवरात्रि के आखिरी दिन, जब विजयदशमी के दिन महिलाएं किले में बने देवी राजेश्वरी अम्मा के मंदिर में आती, सेनापति कुइली ने इसी मौके के तहत एक नई रणनीति तैयार करी। साल 1780 की बात है, विजयादशमी का दिन था। कुइली अपनी पूरी पलटन के साथ शिवगंगा किले में घुस गईं। पलटन की सारी महिलाएं भक्तों के भेष में थीं और अपनी टोकरियों में उन्होंने फूल, प्रसाद, इन सब के बीच अस्त्र शस्त्र छिपा रखे थे। अंदर जाते ही कुइली ने उस कमरे में प्रवेश किया जहां अंग्रेजों के सारे हथियार रखे थे। कुइली ने पहले ही अपनी पलटन से कहकर अपने शरीर पर बहुत सारा तेल डलवा लिया था। अपने दीपक से खुद अपने वस्त्रों पर उन्होंने आग लगवाई और जहां हथियार रखे थे उन हथियारों पर उन्होंने
छलांग लगा दी, अपनी जान की परवाह नहीं की और वीर गति को प्राप्त हो गई। और साथ ही साथ जो सारे हथियार वहां रखे थे वो देखते ही देखते भस्म हो गए। भारतीय इतिहास में पहली बार किसी ने हमले का ये तरीका अपनाया था। अंग्रेज सैनिक परेशान थे। रानी वेलू ने आसानी से उन्हें हरा दिया था और शिवगंगा के किले को जीत लिया था। अपने असाधारण साहस और बलिदान की गाथा वो कोयली जो थी वो लिख गई और साल 2013 में तमिलनाडु सरकार ने उनकी स्मृति में एक स्मारक बनवाया और ऐसी साहसी वीरांगना को हम शत-शत नमन करते हैं। मंजरी, हम जो बात कर रहे थे ना कि आग लगने पर कुआं खोदना, हमारे कुछ जो साथी हैं सुनने वाले श्रोता वो भी कह रहे हैं कि आग लगने पर कुआं खोदना यानी जब कोई समस्या या मुसीबत आ जाए तो उस समय उसका हल निकालना। अच्छा। लेकिन उस समय उसका हल निकलता नहीं बल्कि उसके बारे में पहले से ही सोचना पड़ता है, नहीं तो होता क्या है कि कभी कभी पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। बिल्कुल है ना। तो ऐसी परिस्थिति आती है तो इस बारे में हम और भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या सुनेंगे, धारावाहिक नेत्री के अंतर्गत सांसद रीता बहुगुणा जोशी जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश की सांसद है उनसे शाइना एनसी की बातचीत। जी, भारतीय संस्कृति में स्त्री की भूमिका पुरुष से कहीं अधिक है।
देश की बेटियां हमेशा ही देश की उन्नति में भागीदार रही हैं। ऐसी ही साहस भरी महिलाओं पर आधारित है हमारा विशेष कार्यक्रम नेत्री। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है रीटा बहुगुणा जोशी, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लोकसभा सांसद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चर्चा शुरू करने से पहले इनकी जीवन के अब तक की सफर की एक झलक। रीटा बहुगुणा जोशी का जन्म 22 जुलाई 1949 को तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में एक राजनीतिक परिवार में हुआ। पिता श्री हेमवती नंदन बहुगुणा, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और कमला बहुगुणा के घर हुआ। रीटा बहुगुणा जोशी ने पीएचडी की है। रीटा बहुगुणा जोशी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। 25 नवंबर 1976 में इनकी शादी श्री पीसी जोशी से हुई, जो कि एक इंजीनियर हैं। रीटा बहुगुणा जोशी ने इलाहाबाद की मेयर बनकर 1995 में राजनीति में प्रवेश किया और सन 2000 तक वो इस पद पर रहीं। 2012 से 2019 के बीच वो 2 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य रहीं। साल 2019 का लोकसभा चुनाव इलाहाबाद से जीतकर रीटा बहुगुणा जोशी संसद पहुंची। रीटा बहुगुणा जोशी का सफर काफी दिलचस्प रहा है, तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। नमस्कार रीटा जी। सबसे पहले एक प्रोफेसर, विद्यार्थी, बहुत अभ्यास करने वाली महिला सक्रिय राजनीति में क्यों जाती है? क्योंकि उनके पिताजी और एक विरासत है, या एक लेगेसी है, या अपने मन से आपको राजनीति में काम करना था? मैं सोचती हूँ थोड़ा थोड़ा सबका है, क्योंकि आज आप देखिए कितने हजारों राजनेता हैं जो प्रसिद्ध थे, जाने माने थे, पर उनके बच्चे राजनीति में नहीं आए। राजनीति में वही आता है जिसके अंदर कुछ भाव राजनीति के प्रति हो। और मैं ये समझती हूँ कि वातावरण मेरा राजनीतिक था। माता पिता दोनों ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और माँ मेरी 1942 की पोस्ट ग्रेजुएट थी, एमए पास किया था उस समय। तो बहुत ही शिक्षित, बहुत ही समर्पित, राष्ट्रभक्त माता पिता के बच्चे थे। तो बचपन से ही हमने जो भी गाथाएं सुनी वो वीरों की सुनी, देशभक्तों की सुनी, और राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए, इन बातों में ही तो हम पले बढ़े। लेकिन साथ ही साथ ये भी था कि हर व्यक्ति को किसी न किसी विधा में अपने आप को सिद्ध करना चाहिए। तो मेरे पिताजी ने, माताजी ने स्पष्ट कह दिया था कि राजनीति की तरफ देखो मत, और अगर देखो तो तब देखो जब आर्थिक रूप से अपने पैर आपके सशक्त हों, मजबूत हों। तो मैं समझती हूँ कि शिक्षा के साथ साथ जनता के प्रति, समाज के प्रति अपने सरोकारों का भी कि भी जिम्मेदारी और बोध हमें बचपन से रहा। तो मैं ये कहूँगी कि अंदर से भी इच्छा थी कि कोई ऐसी जगह बैठे जहाँ से हम अपने माता पिता की लेगेसी को आगे बढ़ा सकें। लेकिन उन दिनों में एक महिला के लिए, और वो भी एक शिक्षित महिला के लिए, राजनीति एक प्रोफेशन तो नहीं था, ये आपका पैशन था जी। और कितना कठिन था, नजरिया क्या था लोगों का? देखिए, कठिन क्या, नजरिया तो अपना भी अलग होता है। हम भी जब सोचते थे कि चुनाव पिताजी नहीं लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, तो भाई लड़ेंगे। जब पिताजी नहीं रहे, जब तक पिताजी थे जीवित 89 तक, तब तक हम लोग भाई बहनों में कोई किसी राजनीतिक दल का सदस्य भी नहीं था, उन्होंने बनने नहीं दिया। उनके जाने के बाद धीरे धीरे हम लोग खींचने लग गए, लोगों ने खींचना शुरू किया। तो जब भी होता था, अच्छा कौन चुनाव लड़ेगा, बड़े भैया लड़ लें, छोटे भैया लड़ लें। तो एक हम महिलाओं की भी एक मानसिकता होती है कि अभी कुछ अगर देना है तो वो पैतृक जो है उसी विरासत में जाना चाहिए। लेकिन जब मैंने तय किया, देखिए मैं तो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, 74 से पढ़ा रही थी, तो मेरे पिताजी गए तो मैं बहुत साधारण ही, मैंने समाज सेवा में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत काम किया था। मेरी माँ कहती थी कि हर व्यक्ति अपने लिए सोचता है, समूह अपने लिए सोचता है, तो महिलाओं के लिए सोचना चाहिए। और यकीन मानिए, मेरी माँ ने मुझे
प्रेरित किया। मैं बहुत महिला संगठनों से जुड़ी और महिलाओं के लिए बहुत काम किया, मुकदमे करने से लेके धरने प्रदर्शन करने से लेके अश्लील साहित्य के खिलाफ, महिलाओं के अधिकार के लिए। उस समय 1992 में चल रहा था आपका कि आरक्षण स्थानीय निकायों में, उसके लिए तो लगातार संघर्ष कर रहे थे। और बाई चांस देखो मैं पॉलिटिक्स में तो प्रॉक्सी से आई हूँ, ये बात जरूर है, नेतृत्व के गुण थे। बहुत सारे सांसद जो महिला है वो प्रॉक्सी से ही आए हैं, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की बहन, कहीं देहांत होता है, सीट खाली होता है। ऐसा आप देखने जाओ तो बहुत कम ऐसे महिला हैं जिनको एक मौका मिला है अपनी क्षमता पे। इसके ऊपर आपको क्या कहना है? नहीं, मेरा आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन मेरा केस बिल्कुल अलग है, इसलिए कि पिताजी ने अपने जीवन काल में तो हम बच्चों को किसी को पॉलिटिक्स में नहीं आने दिया। मैं जब राजनीति में आई तब तक 25 साल का मेरा महिला आंदोलन का अनुभव था। मैं इलाहाबाद में बहुत लोकप्रिय थी, यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, अच्छी टीचर मानी जाती थी, तो छात्र छात्राओं में मेरी बहुत अच्छी छवि थी, बुद्धिजीवियों में छवि थी, शहर में गांव में सब जगह अच्छी छवि थी। हर आंदोलन से खुद जुड़ जाती थी। मेरी बचपन से आदत थी कि कहीं कुछ गलत होते देखती थी तो अपने आप पहुंच जाती थी। तो कहीं श्रमिकों का आंदोलन है उसमें शामिल हो जाना, कहीं पर अगर मान लीजिए किसी दलित पर अत्याचार हो रहा है वहां पहुंच जाना, और महिलाओं पर अगर अत्याचार हुआ तो बिना कुछ सोचे समझे कूद जाना। तो जब 1995 में पहली बार प्रयागराज में मेयर का चुनाव हुआ, आरक्षण महिलाओं का आ चुका था, पहला चुनाव था और सीधे जनता से था, तो यकीन मानो पूरी जनता कहने लगी रीता दीदी आप लड़ो, आप लड़ो, आप लड़ो। पता नहीं किस मूड में हमने भी अप्लाई कर दिया। किसी पार्टी का टिकट तो मिला नहीं, तो मैं स्वतंत्र खड़ी हो गई। और यकीन मानो 1995 में आप जीत के स्वतंत्र जीत जाना बहुत बड़ी बात है, और वो भी 40,000 वोट से जीत जाना। और निकटतम पार्टी इतनी, और दोनों पार्टियां, कांग्रेस का भी और भाजपा का भी, उस समय हम तो स्वतंत्र उम्मीदवार बड़े धनाढ्य लोगों की पत्नियां थी। पर मैंने तब समझा, इसके बावजूद आपको वो, तब मैंने समझा कि जनता का समर्थन था। अगर आप जनता के बीच में, आप सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाते हो तो फिर चुनाव आप जीत सकते हो, राजनीति में आने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो मेयर बनी जनता के प्रेम से, और पूरा प्रयागराज जानता है कि आज भी उन दिनों के प्रयागराज और आज प्रयागराज में क्या परिवर्तन आया है, और आज जब आप एक सांसद हैं तो आपने क्या किया है अपने क्षेत्र के लिए? देखिए अंतर तो बहुत आया है। पहले प्रयागराज को नेहरू गांधी परिवार से जुड़ा हुआ माना जाता था, और काफी हताशा भी उन लोगों को भी, क्योंकि जैसे प्रगति होनी चाहिए थी विकास नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज का जो प्रयागराज है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर पूरी तरह से आकर्षित है। मोदी जी को खासतौर से वो अपना नेतृत्व, अब चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो चाहे पार्लियामेंट का हो, लोकसभा का, लोग ये समझते हैं कि अगर मोदी की पार्टी है तो काम करेगी। तो मैं आज के प्रयागराज में इतना ही अंतर मानूंगी कि प्रयागराज आज बहुत सुंदर है, बहुत बेहतर है। उसमें उतना विकास हुआ पिछले 4 सालों में, जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए और जब से प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को में आकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। आज आप प्रयागराज पहचानेंगे नहीं। आज से 4 साल पहले का प्रयागराज, आज के प्रयागराज में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत विकास हुआ है, फ्लाईओवर्स, सड़कें, हमारा जो कुंभ का मेला होता है, माघ मेला होता है, वो भी एक विशिष्ट, पहले भी बहुत विशिष्ट था, लेकिन अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी सफाई सुथराई के लिए, अपने व्यवस्थाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। तो प्रयागराज जो हमेशा ही एक बहुत ही जानी मानी राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक भूमि थी जी, वो और भी ज्यादा निखर कर आई है। तो अंतर ज्यादा नहीं, अंतर इतना ही है कि अब आज जनता काम चाहती है, और काम नहीं तो वोट नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं। अगर आप अब जनप्रतिनिधि हैं तो मात्र पार्टी के नाम पे नहीं जीत सकते। पार्टी ने अगर आपको विश्वास दिया, यही बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर आपको एक जिम्मेदारी मिली तो उसका निर्वहन करिए। तो मैं समझती हूँ कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, और मेरे माता पिता ने भी बहुत परिश्रम किया है। अगर सचमुच गांधीवादी जीवन शैली देखनी थी तो मेरे माँ पिता की देखनी चाहिए थी। हम लोग तो फिर भी काफी कुछ बदल गए हैं जी, लेकिन उन्होंने खादी छोड़ा, वो भी 4 कपड़े से ज्यादा कभी रखा नहीं। रीटा जी, आपके पास इतने सारे अनुभव हैं, तो क्यों आज राजनीति में महिला का समर्थन नहीं करती है? बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जहां नेतृत्व में अध्यक्ष रहेगी महिला, स्पीकर रहेगी महिला, मुख्यमंत्री रहेगी महिला, लेकिन जमीनी स्तर पे
आम महिला को मौका नहीं देते हैं और उनको प्रोत्साहित भी नहीं करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अक्सर महिलाओं से कहती हूँ कि भाई आप क्यों अपने आप को आप चुनौती मानती महिला का ना। हमारा संघर्ष अपनी महिलाओं के लिए समाज में और राजनीति में स्थान प्राप्त करने का है। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि किसी में भी थोड़ा भी अगर टैलेंट है तो उसको आगे कर देना चाहिए। और अगर आप आशंकित हैं, इसका मतलब आप में काबिलियत कम है। अगर आप में काबिलियत में अपने यकीन हो तो आप कभी दूसरे के रास्ते को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए मार्ग सुगम करेंगे। तो मेरी पॉलिटिक्स तो ये है कि मैं हर एक को, चाहे वो पुरुष हो नारी, अगर उसमें ऊर्जा है और उसमें एक झलक है, क्षमता दिखती है, झलक मिलती है, उसको मैं आगे करती हूँ। पर आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं नहीं समझती, मेरे इस ख्याल से एक बात हो सकती है कि सामाजिक रूप से महिला इतनी दबाई गई है कि अगर वो थोड़ा सा बढ़ती तो सोचती बस अब ऐसा ना कि कोई मेरी जगह पे आ जाए। ये आशंका उसके मन में हो सकती है। अपने पुरुष को होता है या महिला को? पुरुष को तो सत्ता जाती दिख रही है। देखिए, सच है, आज आप यूनिवर्सिटीज में जाइए, लड़कों से ज्यादा लड़कियां गोल्ड मेडल पा रही हैं, 2/3। किसी भी विधा में जाइए, जर्नलिज्म में आइए, महिलाओं की भरमार लग गई है। तो महिला IAS PCS देखिए टॉपर्स हो रही हैं। तो आशंकित तो देखिए पुरुष है, लेकिन उसके साथ हमारी सत्ता की लड़ाई है। महिलाओं में हम कुछ ईर्ष्या भी देखती हूँ, उसको ईर्ष्या का भाव आ जाता है। ये थोड़ा सा हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। रीटा जी, हाल ही में कोविड ने ना सिर्फ भारत, पूरे विश्व को हिला दिया है। आपके क्षेत्र में आपने क्या किया जो इतना विशेष है इस महामारी को कंटेन करने में, और क्या है आपका संदेश आपके लोगों के लिए? देखिए, शुरू में तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इससे कैसे मुकाबला किया जाए, इसकी गंभीरता भी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी का बार बार संवाद ने इस देश को समझा दिया कि बहुत बड़ा खतरा और चुनौती है। मैं प्रयागराज के बारे में कह सकती हूँ कि हमारा प्रदेश भर में सबसे अगर न्यूनतम इस कोविड का प्रभाव हुआ, उससे ग्रस्त हुए लोग तो प्रयागराज में हुए। इलाहाबाद जिसको आप पहले बोलते थे, तो इलाहाबाद के प्रशासन ने, इलाहाबाद के समाज स्वयंसेवी संस्थाओं ने, हम जनप्रतिनिधियों ने, ग्राम प्रधान से लेकर हम तक, सबने अपनी जिम्मेदारी को समझा। खास तौर से मेरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ से ही हम सबको गांव-गांव में जाकर और इसके बारे में अवेयरनेस, जन जागरूकता फैलाने का दायित्व दिया। तो मैं पहले ही दिन से हम लोगों ने, आज आप जानती हैं कि गांव में अवेयरनेस है? हो गई थी, 10-15 दिन के अंदर अवेयरनेस आ गई, लेकिन गंभीरता नहीं समझ में आ रही थी लोगों को। तो हम लोगों ने अपने ट्विटर ग्रुप्स, हम लोगों के अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं पूरे क्षेत्र में, मेरे करीब 6,500 मेरे लोगों से जुड़े हुए मुझसे। तो सबके साथ में हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई मैसेज देना। फिर उसके बाद हम लोगों ने छोटी छोटी क्लिपिंग्स बनाई, प्रधानमंत्री की आती थी, अपनी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, हैंडबिल्स बनाए, भेजा। और सबसे अच्छी बात ये करी हम लोगों ने कि मास्क बना के बांटने शुरू किए। सरकार तो कर ही रही थी, लेकिन हम लोगों की ओर से, मेरे अपनी ओर से, मैंने सिर्फ अपनी ओर से मैंने करीब 15,000 मास्क बनाकर अपने क्षेत्र में बांटे। और मास्क कैसे बनाया जाता है उसको भी हमने वीडियो के थ्रू लोगों को सिखाया। तो जागरूकता बढ़ी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए अच्छी बात ये होती है कि वहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वहाँ घनत्व जनसंख्या का कम होता है, खुला रहता है, इसलिए वहाँ कम होता है। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत क्या थी कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो काम करते हैं प्रवासी होकर महाराष्ट्र में, हरियाणा में और गुजरात, कर्नाटक। जब वो लोग लौटने लगे तब थोड़ा संकट खड़ा हुआ, क्योंकि वो लौटे तो कैसे उनको क्वारंटाइन करें। फिर जब लोग वापस लौटने लगे, पैदल घर भाग रहे थे, बहुत काम किया हम लोगों ने, टेंट्स लगाए, रास्ते रास्ते में लोगों को चप्पलें बांटना, भोजन बांटना, सुविधाएं देना, जागरूकता करना। पर जनता ने इसको ऑपरेट किया और मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात से कि हम लोगों ने बड़ी अच्छी लड़ाई कोविड के खिलाफ लड़ी। जब आप संसद में कोई मुद्दा को उठाते हैं तो आपके रिसर्च में क्या क्या आपको तैयारी करनी पड़ती है? नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मैं समझती हूँ बिना मेहनत किए जाना भी नहीं चाहिए। तो जितनी इन्फॉर्मेशन, एक तो हम लोगों के यहाँ जो पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम है, जो आप जो इन्फॉर्मेशन मांगिए आपको दे देते हैं। फिर हम लोग को अंदाज रहता है कि कौन कौन से बिल्स आने वाले हैं, तो उन बिल से संबंधित क्या क्या हुआ है,
पिछले 20, 30, 40 साल में हम लोग खोज खोज के मटेरियल निकालते हैं। तो लॉट ऑफ रिसर्च वर्क, काफ़ी शोध करते हैं, तब हम लोग जाते हैं और कुछ अपना अनुभव भी होता है। जैसे मान लीजिए कल ही जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस का बिल आया, बाल संरक्षण का, तो उसमें बहुत जानकारी महिलाओं को अपने आप होती है। और मैं मंत्री भी रही यूपी में महिला बाल विकास की, तो मुझे भी अंदाज था। आपका सबसे ऐतिहासिक भाषण कौन सा रहा है? ये मैं कैसे बताऊं कौन सा ऐतिहासिक भाषण होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हर मेरा वक्तव्य काफी प्रभावशाली रहा है। रीटा जी, एक तरफ बहुत गर्व होता है कि आपका जो सफर रहा है वो बहुत कठिन, शायद संघर्ष भी है जो जनता को नहीं पता, लेकिन संघर्ष के साथ साथ उपलब्धि भी, क्योंकि आज आप सदस्य बने हैं लोकसभा के। कौन से ऐसे अनुभव हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं जो प्रेरणा देती है? देखिए, जैसे आज लिंग भेद बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हमें बचपन मेरा ऐसा गुजरा कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि लड़की होना कोई गुनाह है। तो या भ्रूण हत्या और दहेज को लेके मेरे घर का वातावरण ऐसा था जिसमें माँ पिता ने मुझे कभी महसूस नहीं दिया कि मैं दोयम हूँ। और शिक्षा के क्षेत्र में भी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ाई गई। हमेशा मेरी राय को महत्व दिया गया। मुझे अकेली बेटी होने पर भी कभी ये भाव नहीं दिया गया कि विवाह होकर अपने घर ही जाना है, जीवन में कुछ करना है, सार्थक करना है। तो इसीलिए एमए पास करते हुए टीचर बन गई। फिर अगर टीचर बनी हो तो पीएचडी होना जरूरी है, पढ़ाने में अच्छा होना चाहिए। तो प्रेरणा निरंतर ये नहीं कि परिश्रम करो, और जो भी चीज़ पाओ जीवन में परिश्रम से पाओ। तो मैं समझती हूँ हम लोग की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और सादा जीवन, बहुत ही साधारण जीवन। मेरे पिता 22 साल करीब मंत्री और रहे, लेकिन हमारे घर में शायद फ्रिज उनके मंत्रित्व के काल के 14-15 साल बाद हम लोग नौकरी करने लगे तब आया, नहीं होता था। तो सादा जीवन और परिश्रम ये हमने उनसे सीखी और उसका बड़ा लाभ हुआ हमको। देखिए, क्योंकि जब मैं पढ़ाने लगी तो लोग सोचते थे अरे तो चीफ मिनिस्टर की बेटी ये क्या पढ़ाएगी, लेकिन आज आप किसी से भी पूछिए, आई वाज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन द यूनिवर्सिटी। क्यों? खूब मेहनत करी। जब मेयर बनी खूब मेहनत करी, महिला आंदोलन में रहे खूब मेहनत करी। मैं ये कहती हूँ मेरा जो सफर है ये पिता का आशीर्वाद, उनका नाम, अच्छे काम, मेरी माँ का आशीर्वाद और मेहनत। लेकिन मेहनत, देखिए मैं सच कहती हूँ, जितना परिश्रम मैं आज भी करती हूँ 16 घंटे, लोग मान नहीं सकते। दरी बिछाने से लेके भाषण देने तक कोई काम ऐसा नहीं है जो मैं अच्छे से नहीं कर सकती। और मेरी पूरी जनता जानती दीदी के पास सब, मैं आई एम पॉपुलरली नोन एज दीदी। तो मेरे पूरे गांव हर आदमी मुझे कहता है कि जानता है कि अगर उसको जरूरत पड़ी तो मैं खून भी बहा दूंगी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि उनको आप पे विश्वास हो जाए जनता को। ऐसा कौन सा एक अनुभव जो आप शेयर करना चाहते हैं जहां आपको लगता है कि हाँ इससे मैंने सीखा और आगे भी बढ़ा? 2 अनुभव है मेरे पिताजी मुसलमानों के बहुत हिमैती थे और बहुत काम करते थे। उनको तो मौलाना बहुना भी कहा जाता था। 1969 का चुनाव था, मैं बीए में पढ़ती थी और पिताजी चुनाव हार गए। पहली बार हारे, मुस्लिम मजलिस आ गई थी ऊपर, तो 400 वोट से हारे। तो एकदम स्टन रह गए हम लोग। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि लीजिए, आप तो बहुत कहते थे कि अकलियत के लिए करना चाहिए और देखिए उन्होंने आपको हरा दिया। तो हाथ पकड़ के मुझसे बोले कि देखो, अगर जनता का कोई सेक्शन ने मुझको रिजेक्ट किया, इसके मतलब मुझे और काम करने की जरूरत है। अगर जनता आपको हराती है तो उससे आपको सीख लेनी चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। तो राजनीति में हार जीत का असर नहीं होना चाहिए, ये मैंने उनसे सीखा। दूसरा जो मेरा अपना अनुभव है वो ये है कि सच बोल दो। सच बोलने से आदमी की बहुत सारी बातें छुपानी नहीं पड़ती। मैं छोटी सी थी, एक बार मैंने अपने पिताजी से झूठ बोला। जिंदगी में 2 ही थप्पड़ खाई उनसे। एक थप्पड़ खाई थी मैं जब 10 साल की थी। उन्होंने कहा कि सच बोल दो। यकीन मान लीजिए, या तो मैं बोलूंगी नहीं, अगर कोई पूछेगा तो सच ही बोलती हूँ। झूठ मैं नहीं बोल पाती। ये एक बहुत बड़ा मैंने सीख ली। तीसरी सीख ये ली कि अच्छा काम करो तो उसका रिवॉर्ड मत एक्सपेक्ट करो। मैं अपने भाई के चुनाव में इलाहाबाद में लड़ रहा था, उसके लिए कैंपेन कर रही थी। एक लड़का अस्पताल में बहुत बीमार था, उसको खून की जरूरत थी। मैं 50 साल क्रॉस कर चुकी थी। मैं उसको 2 बजे रात उठाकर अस्पताल लाई इलाहाबाद। उन्होंने कहा इसको तत्काल खून दीजिए, नहीं तो ये मर जाएगा। तो मैं क्या करती, मैंने कहा मेरा ले लो। नहीं ले रहे थे, मैंने लड़के दिया उसको खून। और जब चुनाव हुआ तो उसने हमारे खिलाफ वोट डाली। क्या बात कर रहे हैं? उसने खिलाफ में वोट डाली। तो एक क्षण मेरे मन में आया कि क्या मैंने उसको खून इसलिए दिया था कि मुझे वोट दे? तो मुझे लगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली काम करते जाओ, रिवॉर्ड मिलता है, तरफ आएगा। एक आम परसेप्शन बनता है कि सहृदय हैं, अच्छे हैं, भ्रष्ट नहीं है, मेहनती हैं।
देखिए, आपके जीवन कुछ छुपता नहीं है आजकल, आप जो भी करते हो जनता के पास होता है। तो भाई मेरा तो यही है कि काम ऐसा करो कि माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा हो। जी। वो नहीं भी है दुनिया में तो भी। जी। क्योंकि मेरी माँ ने एक ही बात कही थी जब मेरे पिताजी गए थे दुनिया से, तीनों भाई बहनों को बिठा के देखा कि देखो, पिता के नाम में जोड़ ना सको तो घटाना मत। बहुत बड़ी बात है। ये मेरे माँ ने मुझसे कहा था। आज तक मैंने कभी बोला नहीं इस बात को, आज आपने पूछा तो मुझे याद आया। एंड वी स्टार्टेड क्राइंग। इस तरह की बातें आपको जीवन में गांठ बांध देती हैं। और अचानक से वो एक राह में आपको समर्थन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ जाती है बात। जी जी। आपके हॉबीज क्या हैं, और जब आप आपके क्षेत्र में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, तो क्या करती हैं आप? मैंने बहुत सारी किताबें लिख डाली हैं और पढ़ने का शौक मुझको बहुत ज़्यादा है, और महिला विषयों पे मुझे बहुत दिलचस्पी है। तो मैं महिलाओं के संदर्भ में कोई भी पढ़ने की वस्तु छोड़ती नहीं। और अब मैं एक किताब वर्तमान में लिख रही हूँ जिसमें मैं 1990 से 2020 तक की राजनीतिक धाराओं को विशेषकर एक महिला की दृष्टि से बहुत अच्छी मैं उस पे काम कर रही हूँ आजकल। मुझे लगता है हमारा इस कार्यक्रम से भी संबंधित 2 साल में आएगा। और मैंने ग्रामीण महिलाओं में बहुत परिवर्तन देखा है, सार्थक परिवर्तन देखा है, उनमें ज्यादा जानकारी है, बोध है। तो वो बेटियां जो राजनीति में नहीं आना चाहती है क्योंकि उनको लगता है कि ये लास्ट चॉइस है, माता पिता कहते हैं कि डॉक्टर बनो, अफसर बनो, साइंटिस्ट बनो, जर्नलिस्ट बनो, लेकिन राजनीति यानी कि ना, आप उनको क्या बोलना चाहते हैं? अपने पहला कदम राजनीति में नहीं होना चाहिए। समाज सेवा में अगर आप हैं और किसी पल आपको ये लगता है कि हाँ हम राजनीति में जाकर सेवा बेहतर कर सकते हैं, तब आइए। लेकिन कोई आज भी आईएएस लोग अपना नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं। राजनीति का अर्थ क्या है? अंततः समाज सेवा है। तो अगर आप किसी भी विधा में रहकर अपने पड़ोसी के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने गांव के लिए सोचते हैं तो वो भी सार्थक जीवन है। राजनीति ना करिए, राजनीति में षड्यंत्र है वो मत करिए, चुनाव मत लड़िए, लेकिन नेता क्या करता है? जीवन में मदद कीजिए, बस आस पड़ोस गांव, वहीं से आपका नाम होगा। मैं कहाँ थी पॉलिटिक्स में? जब 95 में मैं चुनाव लड़ी तो मैं राजनीति में नहीं थी, मैं समाज सेवा में थी। पिता का नाम जरूर था। लोगों को आपको कैसे याद करना चाहिए? बस कि एक ईमानदार और जनता के प्रति समर्पित नेता थी मैं समझती हूँ सुचिता और ईमानदारी 2 चीजें बहुत आवश्यक हैं। जीवन आपका सुचितापूर्ण होना चाहिए क्योंकि लोग आपको देखकर अनुसरण करते हैं। आई थिंक मोरालिटी इज बेसिस ऑफ योर लाइफ। लेकिन एक महिला जो सक्रिय राजनीति में है उनको समर्थन चाहिए परिवार की, तो आपके पति और आपके परिवार ने आपको समर्थन दिया? क्या हुआ आपके शादी के बाद कि आपको ये सपोर्ट? मेरे पति पब्लिक सेक्टर में थे, जनरल मैनेजर होकर रिटायर हुए, विदेश के पढ़े हुए थे। तो शुरू में जीवन हम ही 2 थे, हमारे ससुर जी नहीं थे, सास नहीं थी। तो सुबह 7 बजे जाते थे, मैं टिफिन बना के देती थी, घर देखती थी, यूनिवर्सिटी पढ़ाती थी, बच्चा पालती थी, थोड़ा बहुत समाज सेवा करती थी। जब ये इलाहाबाद की सीट आरक्षित हुई तो सबसे पहले मेरे पति ने कहा तुमको लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा कि क्यों? बोले नहीं, तुम्हें कुव्वत है, मैं देखता हूँ कि तुम्हें लीडरशिप क्वालिटीज हैं, तुम अच्छा करोगी नगर के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगी। फिर आप मुझसे मत कहिएगा कि मेरे शर्ट में बटन क्यों नहीं है, तो मेरे जूते में पॉलिश क्यों नहीं है, क्योंकि फिर घर के प्रति थोड़ी कम हो जाएगा। तब तक मेरा बेटा एक ही संतान है मेरी, वो इंटरमीडिएट क्लास दर्जा पार कर चुका था, 12 दर्जा। तो बोले नहीं, यू कंटेस्ट। फिर मैंने पूरे ससुराल की मीटिंग बुलाई, फिर सबने कहा कि नहीं तुम लड़ो। तो एक सामूहिक निर्णय था, मेरी कोई बहुत प्रबल इच्छा नहीं थी लड़ने की। लेकिन मुझे भी ऐसा लगा कि मैं जो समाज सेवा करती हूँ, जो महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ती हूँ, अगर महिलाएं ही निर्वाचित पदों पे नहीं होंगी तो महिलाओं की सुनेगा कौन? तो जहाँ कानून बनता है वहाँ मुझे होना चाहिए, जहाँ से योजनाएं बनती हैं नगर के, गांव की, वहाँ मुझे होना चाहिए। तो मैं चुनाव लड़ी, मेयर बनी, और ईश्वर की कृपा से आज लोग याद करते हैं कि आई वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट मेयर, सबसे अच्छी मेयर थी। तो मिलता है रिवॉर्ड आपको, आप अगर ईमानदारी से काम करिए तो। अंत में रीटा जी, जो लोग इसे आपके क्षेत्र से, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, किसान हमारे जीवन रेखा की रीढ़ है, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और किसान सिर्फ पुरुष नहीं है, नारी भी किसान है, क्योंकि 70% काम तो खेत में महिला ही करती है। तो
ये बात सब समझ लें, महिला पुरुष दोनों, कि दोनों के साथ चलने से ही विकास होगा, परिवार का भी और समाज का भी। तो एक दूसरे का सम्मान करें। महिला घर में काम करती है तो इसका काम ही ना सोचकर उसको सम्मान दें कि वो अपने कमर कस के दिन 12 घंटे 14 घंटे घर का काम करती है, उसको भी इज्जत मिले। और अपनी मेहनत से हम लोग इस देश को आगे ले जाएं। नरेंद्र मोदी जी में विश्वास करिए, योगी आदित्यनाथ जी में विश्वास करिए। मैंने बहुत राजनीति देखी है 60 साल। मैं कह सकती हूँ कि अगर मोदी योगी के रहते उत्तर प्रदेश की शक्ल नहीं बदली तो कभी नहीं बदलेगी। तो इसलिए मौका है अपने किसान, ये जो हमारे किसान कानून आए हैं, इसको ग्रहण करना है, इनके आधार पर चलकर अपनी आमदनी को दुगना करना है, तिगुना करना है, और किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे सक्षम, शिक्षित महिला नेत्री आगे बढ़ें, और आपको यही शुभकामनाएं देते हुए नमस्कार। धन्यवाद। तो ये थी रीटा बहुगुणा जोशी, जो इस पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाती है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और महिला सांसद से और जानेंगे उनकी संघर्षों की कहानी। मुझे अनुमति दे। नमस्कार। मंजरी, तो धारावाहिक नेत्री तो हमने सुन लिया, लेकिन आगे की बात करेंगे इस गीत के बाद। ये तो प्यार भरी दुनिया है, दुनिया से तो प्यार किए जा। ये तो प्यार भरी दुनिया है, दुनिया से तो प्यार किए जा। कर ले तू किसी को अपना, या हो के किसी का जिए जा। ये तो प्यार भरी दुनिया है। ये जादू है सा जादू, जिसको सारा जग माने। ये जादू है सा जादू, जिसको सारा जग माने। ये बोली है सी बोली, बिन बोले ही हर कोई जाने। यही नाम है सबसे प्यारा, यही नाम है सबसे प्यारा। तू प्यार का नाम लिए जा। ये तो प्यार भरी दुनिया है, दुनिया से तो प्यार किए जा। ये तो प्यार भरी दुनिया है। सबके सीने में दिल है, और दिल दुखता है सभी का। सबके सीने में दिल है, और दिल दुखता है सभी का। इंसान तो वो है जग में जो जाने दर्द किसी का। अपने ही लिए क्या जीना, अपने ही लिए क्या जीना। औरों के लिए तू जिए जा। ये तो प्यार भरी दुनिया है, दुनिया से तो प्यार किए जा। ये तो प्यार भरी दुनिया है। जी,
आकांक्षा। आज एक और दिवस है, श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस, यानी कि वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। बिल्कुल। और आज के दिन यानी 27 अक्टूबर को यूनेस्को ने साल 2005 में रिकॉर्ड किए गए ध्वनि और दृश्य श्रव्य दस्तावेजों यानी फिल्मों, ध्वनि और वीडियो रिकॉर्डिंग, रेडियो और टेलीविज़न कार्यक्रमों के महत्व और संरक्षण और उनके जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये तारीख चुनी थी। बिल्कुल, कई पुराने रिकॉर्डिंग्स होती हैं मंजरी, कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो आर्काइवल वैल्यू के होते हैं, तो वो आगे की पीढ़ी को वो सुनने में आए, सुनने के लिए मिले, देखने के लिए मिले। इसके लिए इन चीज़ों को बचा के रखना, संरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है। आज का ये जो दिन है, इस दिन कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ध्वनि और फिल्म अभिलेखागार, प्रसारकों, संग्रहालयों और पुस्तकालयों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। कैसे इन सब चीज़ों का संरक्षण किया जाए, इसके बारे में चर्चा की जाती है, जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ विरासत के मुद्दों पर मीडिया का ध्यान आकर्षित करना भी एक उद्देश्य होता है। ये जो दृश्य श्रव्य यानी ऑडियो विजुअल विरासत की सांस्कृतिक स्थिति को ऊपर उठाना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ अभिलेखागार की पहुंच उजागर करना, विरासत के विशिष्ट स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं को मनाने के अवसर प्रदान करना भी है। बिल्कुल। और कई बार क्या होता है कि देखभाल की कमी या कोई प्राकृतिक कारण आ गया है, हो गया हो, या कोई तकनीकी में जो उसकी अप्रचलन के कारण जो तकनीकी कई बार ऐसा भी होता है कि उसको संरक्षित करने की तकनीक अगर उसका ज्ञान नहीं तो भी चीजें खराब होती हैं। और कई रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो या चलती जो छवियां हैं, फिल्में, वो खराब हो जाती हैं। तो इस विरासत को सहेज कर रखना ही इसका आज के दिन का प्रमुख उद्देश्य होता है। जागरूकता बढ़ाई जाती है। और श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस पहला जो मनाया गया था वो 27 अक्टूबर सन 2007 को आयोजित किया गया था। और ये विरासत जो है वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक अनमोल विरासत होती, जो हमारे फिल्में होती, जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं। तो इसीलिए इस आज के दिन को मनाया जाता है कि कैसे जागरूकता बढ़े कि कैसे इन सारी चीज़ों को सहेज कर रखा जाए। जो पिछली पीढ़ी थी उन्होंने सहेजा, तब आज हम देख रहे हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो आने वाली जो अगली पीढ़ी है उन तक भी ये सारी चीज़ें पहुँचे, उन्हें भी देखने मिले, उन्हें भी सुनने मिले। और हम एक गीत सुनते हैं।
अच्छा मंजरी, ये गीत तो हमने सुन लिया। मुझे एक बात बताइए, हम कई तरह के मुहावरे अपने बोलचाल में भी जब आपस में बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा आता है कि हम मुहावरों पे मुहावरे बोलते जाते हैं। लेकिन आज तो फिर हम लोग यही वाला बोलने वाले ना कि आग लगने पर कुआं खोदना बोलेंगे हम वही। मैं ये कहना चाह रही थी कि हम जब भी मुहावरे बोलते हैं बातचीत के दौरान, क्या हम सोचते हैं कि ये जितने भी हम मुहावरे बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं किसी से, तो सभी के पीछे एक, कहते हैं ना, एक गूढ़ बात छुपी होती है, एक सीख छुपी होती है। ऐसी बातें होती हैं या कई किस्से होते हैं, कहानियां होती हैं जिन्हें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और आज भी ये जो है मुहावरे हम बातचीत में सबको प्रयोग में करते हैं। तो जो बच्चे हैं घर से ही अगर जब हमें सुनेंगे, जब अपने बड़ों को सुनेंगे, तभी तो वो इसे उपयोग में लाएंगे, इनका अर्थ समझेंगे, महत्व समझेंगे। कहीं प्रश्न पत्र में आ गया या तो वो उसके बारे में बता सकते हैं। अब जैसे हम जो बातें कर रहे थे, आग लगने पर कुआं खोदना, अब ये भी तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। मतलब अपने आप को किसी विपत्ति के समय हम क्यों इंतजार करें कि कोई विपत्ति आए हम तभी तैयारी करेंगे, हम पहले से ही अपने आप को तैयार रखें। तो इसका अर्थ यही है कि विपत्ति आने पर कुआं खोदना। बिल्कुल। और अक्सर हम हो या हम में से कोई भी व्यक्ति हो, किसी चीज की जब जरूरत पड़ती है ना, तब उस बारे में सोचते हैं, और जब वो काम सामने खड़ा होता है तब जल्दी से उसे पूरा करने के बारे में सोचते हैं। तो इसे ही कहते हैं आग लगने पर कुआं खोदना। जैसे कि मान लो हमें कहीं पर यात्रा करनी है या टिकट बुक करवाना है, तो तभी हम सोचते हैं कि मतलब ये पहले से नहीं सोचते हैं आज करा लेंगे, कल करा लेंगे, ऐसा सोचते हैं। और जब वो दिन करीब आ जाता है तो लगता नहीं, अब तो बस एक ही दिन बचा है, तत्काल में ही चाहे मिल जाए आरक्षण का टिकट, मुझे जाना है। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि फिर जाना भी जरूरी है और आपके पास समस्या भी आ जाती है कि अब क्या हो। तो बात वही हो जाती है कि आग लगने पर कुआं खोदना। और सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो ये कि ये हमने भी किया होगा मंजी, कि परीक्षा से पहले जब बच्चे तैयारी नहीं करते या हम तैयारी नहीं करते, और जब परीक्षाएं सर पे आ जाती हैं तो एक पूरा दिन रात एक कर देते हैं और पढ़ने में लगे रहते हैं कि ये भी तैयार कर लें, वो भी तैयार कर लें। और परिणाम क्या होता है, भले हम तैयारी करते हैं, नतीजा जो रिजल्ट आता है वो कुछ भी आए, लेकिन उस समय सरदर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं या नींद नहीं पूरी हुई है, और परीक्षा परिणाम संतोषजनक आता है तब तो ठीक है। और अगर संतोषजनक नहीं आता और समय से पढ़ाई नहीं होती तब डांट ऊपर से पड़ती है कि अगर तुम समय रहते ही पढ़ाई कर लेते तो ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल। और उसी तरह जैसे हम बात करें, अभी बारिश का मौसम था तो कुछ लोग पहले से ही सोच रहे थे कि चलो बारिश आएगी तो कुछ करा लेंगे, घर की मरम्मत करा लेंगे या कुछ भी करा लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि इंतजार करते रहे कि हाँ बारिश आएगी तब कराएंगे, और मालूम पड़ा बारिश ऐसी आई कि वो 3-4 दिन तक लगातार चली, तब तक आपको घर में समस्याएं शुरू हो गई। तो फिर बात वही आ गई कि भाई विपत्ति किसके समय आपको सब याद आ रहा है। और दिवाली का त्योहार आ रहा है तो एक साथ पुताई सफाई कई लोग करवाते हैं, तो जब एक साथ सब साफ सफाई करनी होती है, सब चीजें करनी होती है तो बड़ा भारी पड़ जाता है। तो समय रहते ही अगर ये सारे चीजें कर ली जाए, ये काम कर लिया जाए तो एक साथ ये सारी चीजें ना करनी पड़े। बिल्कुल। और इसी तरह जो हमारी योजनाएं हैं या हम किसी चीज का रख रखाव वो भी सही समय पर करें। जैसे मान लो कि हम सब्जी काट रहे हैं घर पे और हमारा हाथ कट गया, अब हमें फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढना है पड़ रहा है, तो वो भी एक समस्या है कि अगर हमने सही जगह पे रखा होता या फिर बच्चों ने ना हटाया होता, किसी ने भी सही जगह पे होता तो हमें उस समय तुरंत मिल जाता, तो हमारा वो समस्या हल हो जाती। तो मतलब यही है, कहना यही है, सार यही है कि समय रहते चेत जाएं। अगर आपको पता है कि हमें पहले से तैयारी करनी है तो अंत तक इंतजार न करें। तो मुहावरे किसी न किसी प्रकार से जो होते हैं हमें अनुभव ही देते हैं, और हर मुहावरे के पीछे छुपी होती है कोई ना कोई अर्थपूर्ण बात, और इनकी गहराई को अगर हम समझें तो समस्याएं आने से पहले उसका निदान कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी तरह जब शादी ब्याह का समय होता है तो हम एकदम अंत तक तैयारी करते हैं ना, तो उस समय भी पहले कर लेना चाहिए, तो आप बच सकते हैं जी, है ना। तो और अब हम सुन सकते हैं एक गीत।
जी मैंने कहा, हमको कब इनकार है, मैंने कहा। शायद यही प्यार है, मैंने कहा। हमको कब इनकार है, मैंने कहा। हमको भी तन्हाइयों में नींद न आई, ले लो चाहे चांद सितारों से गवाही। हमको भी तन्हाइयों में नींद न आई, ले लो चाहे चांद सितारों से गवाही। जाने भी दो हमको एक बार है, मैंने कहा। तुमसे हमें प्यार है, मैंने कहा। यही चाहते हैं और क्या कहें, अब तो तमन्ना है तेरे दिल में ही रहे। हम भी यही चाहते हैं और क्या कहें। फिर मेरी जान, हाँ मेरी जान, बाहर ही बाहर है, मैंने कहा। तुमसे हमें प्यार है, मैंने कहा। हमको कभी इनकार है, मैंने कहा। मंजरी, मैं तो ये कह रही हूँ कि इस गीत के साथ ही समय समाप्त हो रहा है, तो सभी से विदा लेने का वक्त आ गया है। बिल्कुल। तो मंजरी वर्मा और आकांक्षा सिंह का सभी को नमस्कार। सखी सहेली।